जिस देश में किसानों का नाम जवानों के बराबर लिया जाता हो, जय जवान के साथ जय किसान का नारा भी बुलंद किया जाता हो, उस देश में अगर किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर जाए तो यह गंभीर मुद्दा है। लेकिन उतनी गंभीरता से यह भी सोचने की आवश्यकता है कि सड़क पर उतरे इन किसानों की मांग कितनी उचित है और कितनी अनुचित, क्योंकि सरकार इनकी 13 मांगों में से 10 मांगे तो एक झटके में मान चुकी है। इसके बावजूद बातचीत का रास्ता छोड़कर ये किसान सड़क पर के रास्ते उतर आए हैं और इन किसानों के बहाने विपक्ष को सियासत चमकाने का एक मौका मिल गया है, एक मंच मिल गया है। दर्शकों, व्यूअर्स, दशकों तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस को स्वामीनाथन रिपोर्ट की याद आ रही है। भड़काऊ सियासत के लिए मशहूर असाउद्दीन ओवैसी मोदी सरकार की नाकामी गिना रहे हैं और राहुल गांधी तो यह कह रहे हैं कि विपक्ष की अगर सरकार बनी, अगर मेरी सरकार बनी तो मैं एमएसपी पर कानून बनाना उनके एजेंडे में शामिल होगा, यानी वो एमएसपी पे कानून बना देंगे। तो अखिलेश यादव चौधरी चरण सिंह को मिले सम्मान में किसानों की मांग का मुद्दा फिट कर रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, किसानों का कंधा लेकिन विपक्ष का सियासी धंधा। आज का आर पार इसी पर। बॉर्डर जैम है, आम जनता परेशान है, लेकिन उससे भी बढ़कर ये तस्वीरें हैरान करने वाली है, क्योंकि ये तैयारी किसी सामान्य प्रदर्शन की नहीं दिख रही। और फिर सवाल उठता है कि क्या किसानों के बहाने एक ब्रिगेड मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए मैदान में कूद गई? बहुत सारे ऐसे लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह का स्थिति बने, एक वातावरण प्रदूषित हो, और मैं तो ऐसे किसान भाइयों से भी कहूंगा कि इन सारे चीजों से वो बचे। किसानों के मुद्दे पर सरकार कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किसानों की मांग पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार के 3 दिग्गज मंत्री तुरंत चंडीगढ़ रवाना हुए। किसानों की कई मांगों को एक झटके में पूरा भी कर दिया गया, लेकिन मौका देकर विपक्ष भी सियासत करने के लिए कूद गया। कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो भारत रत्न, आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? आने वाले चुनाव में देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। राहुल जी किसान संगठनों से मुलाकात कर रहे हैं अंबिकापुर में, और आज ही के दिन पंजाब, हरियाणा, यूपी और अलग अलग देशों के किसान दिल्ली में आ रहे हैं। चौतरफा जुल्म का आलम है। क्या देश का अन्नदाता, किसान और खेत मजदूर न्याय मांगने अब देश की राजधानी दिल्ली में नहीं आ सकता? ये जो है मोदी सरकार की नाकामी है। इनका डिमांड है लीगल गारंटी होना चाहिए एमएसपी के पूरे क्रॉप्स के ऊपर, कबूल करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को फौरन। इस बीच किसान नेताओं ने भी अपनी बात रखी है। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते हैं जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई हैं। हम जो सीपीआई सीपीएम ने जो बंगाल में राज किया, उन्होंने 20 गलतियां की। वहां सब पश्चिमी बंगाल में कौन सा इनकलाब आ गया? हम किसी के पक्ष वाले नहीं हैं। अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगी, उनको सरकार ने दिक्कत पैदा करी, तो वे किसान ना हमारे से दूरी पे है, ना हमारे से दिल्ली दूरी पे है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चुनावी बेला में किसानों के नाम पर नया सियासी खेला शुरू हो गया है? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। किसानों की मांगे हो सकती हैं, किसानों की मांगों पे वाद विवाद भी हो सकता है, लेकिन आज विश्लेषण करना बड़ा जरूरी है। किसानों की मांग का परत दर परत विश्लेषण मैं आपके समक्ष रखूंगा। सरकार ने
13 में से 10 मांगे मंजूर कर ली हैं। 13 में से 10 मांगे, यानी लगभग 90% मांगे मान ली गई है। 10% पे मामला अटका है, लेकिन वो 10% मांगे क्या हैं और उनका इंपैक्ट और इंप्लीकेशन क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। मांग नंबर 1 है, जो कि एमएसपी गारंटी कानून है। सरकार ने 13 में से 10 मांगे मानी है, लेकिन जो मांग नहीं मानी है उसमें पहली मांग है एमएसपी गारंटी कानून। मांग मानी गई तो खर्च होगा 10 लाख करोड़। ये आंकड़ा है, यह आंकड़ा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अब देश का कुल मौजूदा बजट जो है वो 45 लाख करोड़ का है। 10 लाख करोड़ सिर्फ एमएसपी गारंटी कानून में चले जाएंगे। उसके बाद की स्थिति क्या होगी, आगे बढ़ता हूं मैं। मांग नंबर 2, जो मांग नहीं मानी गई है, किसान की कर्ज माफी। कितना लोन है? 21 लाख करोड़ का लोन है, 21 लाख करोड़ का लोन है। और अगर यह लागू हुआ तो इसका इंपैक्ट यह होगा, देश का बैंकिंग सिस्टम चरमरा जाएगा। अगर मांग नंबर 2 मानी जाती है तो जो देश का बैंकिंग सिस्टम है उसकी हालत खराब हो जाएगी। अब सवाल होता है कि मोदी सरकार ने किया क्या है। 10 साल में धान की एमएसपी में 64% का इजाफा किया है। अब आगे देखिए क्या किया है। 10 साल में गेहूं की एमएसपी में 58% तक की बढ़ोतरी करी है। 6 साल में खाद पर 55,000 करोड़ की सब्सिडी दी है। 10 साल में पंजाब की अगर हम बात करें, क्योंकि ये किसान वहां से चल रहे हैं, किसानों को 60,313 करोड़ की रियायती लोन दिया है। बढ़ता हूं मैं आगे। फसल बीमा और प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत 13,000 करोड़ रुपए तक दिए गए हैं। अब 13 में से 10 मांगे मान ली गई हैं। 3 मांगे जो नहीं मानी वो मैंने आपको बता दी है। सरकार ने बीते 10 साल में क्या किया है एमएसपी के संदर्भ में, किसानों के संदर्भ में, वो भी बताया है। लेकिन आज का मेरा बड़ा प्रश्न क्या है? मेरा बड़ा प्रश्न है किसानों की लड़ाई या देश का भट्टा बैठाने की यह चढ़ाई है? किसानों की यह लड़ाई है या फिर देश का भट्टा बैठाने की चढ़ाई है? आज की बात यह है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन है, आइए आपको मैजिक वॉल पर दिखा देते हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव है मेरे साथ, शुभराष्ट्रा है मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। बृजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ राजेश गुप्ता है, विधायक आम आदमी पार्टी के। मेरे साथ पुष्पेंद्र सिंह है, अध्यक्ष किसान सशक्ति संघ के। मेरे साथ कृष्णवीर चौधरी, अध्यक्ष भारतीय कृषक समाज के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। मैं शुरुआत इसकी पुष्पेंद्र सिंह जी आपके साथ करता हूं। किसानों की एक मांग है और उस मांग को लेकर कुछ पॉलिटिकल बातें भी हो रही हैं, लेकिन प्रश्न ये है जो डिमांड्स है उसमें 13 में से 10 मांगे मान ली गई हैं। 3 मांगे जो नहीं मानी, उसमें सरकार अगर वो मांगे मान लेती है अर्थव्यवस्था के लिहाज से, तो भारत की इकोनॉमी चरमरा जाएगी। क्या ऐसा तो नहीं चाहेंगे किसान? नहीं, इसमें मांग जो एमएसपी की लीगल गारंटी वाली बात है, उसमें मांग ये नहीं है कि सारा सामान जो है, सारी फसल सरकार को खरीदनी है। उसमें जो रेट घोषित होगा C2 + 50% के फार्मूले के अनुसार से रेट घोषित होगा एमएसपी, और उसको लीगल गारंटी दी जाएगी कि इससे नीचे कोई और नहीं खरीदेगा। सरकार अपनी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की ज़रूरतों के अनुसार जितना अनाज खरीदती है वो खरीदती रहे, और उसके अलावा बाकी कोई प्राइवेट व्यक्ति मार्केट में यदि विलिंगली जाता है, अपनी मर्जी से जाता है खरीदने के लिए गेहूं, तो वो एमएसपी जो घोषित है उस साल की, उससे नीचे नहीं खरीदेगा उस फसल को। ये है, तो इसलिए सरकार को नहीं खरीदना है। तो इसमें एक फूटी कौड़ी का भी अतिरिक्त भार केंद्र सरकार पे नहीं पड़ता है। इस विषय में मैंने इंडियन एक्सप्रेस में विस्तार से एक लेख भी लिखा था, आपके उस लिंक पे मैं शेयर भी कर दूंगा। और उल्टे जब कुछ किसान के पास पैसा पहुंचेगा तो उससे जो है इकोनॉमी बढ़ेगी, सरकार का उल्टे टैक्स बढ़ेगा, कोई घटोतरी नहीं होगी। पहली चीज तो है ये। जी जी। दूसरी चीज आपने क्या पूछी थी? लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, मैं इसकी तथ्यात्मक बात भी कर रहा हूं, आप भी तथ्यात्मक बात कर रहे होंगे। मेरे साथ कृष्णवीर चौधरी हैं, वो भी किसानों का एक वर्ग, अध्यक्ष भारतीय कृषक समाज के हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। कृष्णवीर चौधरी, जो डिमांड्स है, क्या आपको लगता है जब 13 में से 10 मांगे मान ली गई हैं तो ये कहानी आगे क्यों बढ़ रही है?
सवाल ये, प्रश्न ये खड़ा होता है कि 1.5 साल बाद वहीं आके क्यों खड़े हो गए हैं किसान और पॉलिटिकल टूल बन रहे हैं क्या विपक्ष का, जो आरोप लग रहे हैं? देखिए, पहले भी चुनाव से पहले ये आंदोलन करा गया था और अब ये 2024 से पहले ये एजेंडा है फिक्स। और इसमें मुझे दुख हो रहा है कि शायद पुष्पेंद्र को अभी जानकारी नहीं हुई, मैंने अभी कुछ स्नैप्स देखे हैं। मैं देख के ये कह सकता हूं कि इस देश का कोई भी किसान उस तरीके से ट्रैक्टरों को टैंक के रूप में कन्वर्जन करने की हिम्मत नहीं रखता। ये मुझे बहुत दुख के साथ उस पिक्चर को और उस खबर को, एनआई की खबर को देख के अभी अभी अफसोस हो रहा है कि ये स्थिति है इस देश के साथ। ये राष्ट्रभक्ति है हमारी, ये किसान के नाम पर कलंक 26 जनवरी को पहले लग चुका। पुष्पेंद्र, जो चीज अभी मैंने देखी है मैं तुमको शेयर करता हूं और तुम कहोगे कि ये गलत है, ये एजेंडा कुछ और है। एएनआई की खबर नहीं, देख रखी है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आंदोलन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैते भी करे थे, आंदोलन हमने बहुत करे थे, लेकिन इस तरीके का आंदोलन नहीं होता कि हिंसा और गोली और यही सब होगा। बात ये दिखाइए, ये ट्रैक्टर दिखाइए, ये ट्रैक्टर जो ट्रैक्टर है, मैं चाहता हूं व्यूअर्स, ये जो ट्रैक्टर, जो जिस ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं वो ट्रैक्टर को दिखाइए। ये ट्रैक्टर है, आप सोचिए, ये ट्रैक्टर किसी किसानी काम में तो यूज नहीं हो रहा, ये ट्रैक्टर किसके लिए है? ये ट्रैक्टर है पूरी तरह से एक फुल प्रूफ ट्रैक्टर आया है, बनकर आया है कि कैसे उसको, जैसे कहीं वो हमला करने के लिए जा रहा है या फिर वो इन द सेंस प्रोटेक्शन लेके जा रहा है। अब इसको दोनों तरीके से ले सकते हैं। चौधरी साहब, मैं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह आप ही के पास आ रहा हूं। किसान अन्नदाता है इस देश में। अगर जवान का एक शब्द नाम लिया जाता है तो किसान का नाम भी लिया जाता है, जय जवान जय किसान किया जाता है। और भारत एक ऐसा देश है जो उसमें बिलीव भी करता है। पॉइंट ये है कि आज गोली चली, किसान तो गोली नहीं चलाएगा। आज वहां पर जो गाड़ियां थी, बड़ी बड़ी मर्सिडीज, किसानों का उससे क्या लेना? मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूं, आप देखिए। क्या आपको लगता नहीं है कि किसान एक मखौटा बन जाते हैं और पीछे से कोई और एक्टिव हो जाता है? ये प्रश्न पहले भी आया था और इस प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा चौधरी साहब। और आप चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, आप बहुत लॉजिकल बात करते हैं और आपने जिम्मेदारी से बात करी, मैं इसकी सराहना भी करता हूं, लेकिन ये कुछ प्रश्न है जिससे बचा नहीं जा सकता। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, देखिए, ना किसान हिंसा में बिलीव करता है, ना हिंसा करना चाहता है। पूरा पंजाब क्रॉस करके जब हरियाणा बॉर्डर पे किसान आ गया और हरियाणा की सरकार से कोई लेना देना इस आंदोलन का नहीं है, तो उनको बीच रास्ते में कील कांटे इस तरह का बिछाने की लोकतंत्र में कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा आपकी याद में किसी आंदोलन के साथ किसी सरकार ने 75 साल में किया हो तो आप मुझे बता दो, पहली बात। दूसरा एक मुद्दा जो आपने बीच में उठाया था कि कर्ज माफी जो है 20-21 लाख करोड़ का कर्जा है देश के ऊपर, भट्टा बैठ जाएगा। पिछले 10 सालों में 15 लाख करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ धन्ना सीटों का हुआ है। पार्लियामेंट में जवाब दिया है सरकार ने, तो 15 लाख करोड़ का भट्टा नहीं बैठा उनका लोन माफ करने में। गरीब किसान का जो है लोन माफ करने में भट्टा बैठ जाएगा। चलिए 20-21 छोड़ दीजिए, जितना उनका किया 15 लाख करोड़ रुपया, 15 लाख करोड़ रुपया इनका भी माफ कर दीजिए, क्या तकलीफ है? जवाब पहले तो इनका ही माफ होना चाहिए था। धन्ना सेठों से तो आप वसूल सकते हैं, उनके पास तो पैसा है। जी, मैं मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव भी है, एनडीए के पार्टनर है, वो भी जवाब देना चाहते हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव, देखिए, ये जो मुद्दा है इसके दो पहलू हैं। एक वो मुद्दा है जो किसानों से जुड़ा हुआ है, जिस पे किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। इसकी बात मैं सोचता हूँ एनडीए के जितने घटक दल हैं, हम सब लोग इस बात को कहते रहे और इसी को ध्यान में रख के हमारे 3 केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ में जाकर मिल के आए हैं, क्योंकि मंशा यही है कि इसका समाधान होना चाहिए। दूसरा इसका एक मुद्दा है राजनीतिक मुद्दा, जिसका कि जो राजनीतिक दल है इस मुल्क के, जो नहीं चाहते कि आने वाले दिनों में ये देश और विकसित हो, इसमें हर आदमी को काम मिले, एक विशाल भारत तैयार हो। ये जो सारे लोग हैं ये मिलकर जिस प्रकार से पीछे से जो राजनीति कर रहे हैं, वो है असली मुद्दा चर्चा का। हम कोई इस बात से इनकार नहीं करता कि किसानों को उनका हक नहीं मिलना चाहिए। मैं सोचता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल ने कभी ये बात नहीं की, और एनडीए के तो घटक दल, किसी भी घटक दल ने, भारतीय जनता पार्टी से लेके दूसरे जितने भी दल है, कभी किसी ने इस बात को, इसका विरोध नहीं किया। और आज भी हम लोग इस मांग के समर्थन में, लेकिन जो इसके पीछे राजनीति हो रही है, मुद्दा वो है
ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको सबक सिखाना तो बेहद जरूरी है। लेकिन अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि तो जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हम एमएसपी पे गारंटी दे देंगे, लीगल गारंटी दे देंगे। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया। अमित जी यही तो मैंने कहा कि जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो इस देश के बारे में सोच ही नहीं रहे। वो इस मुद्दे पे ना तो उनकी कोई गंभीरता है और ना ही वो इस देश के लिए किसी प्रकार की जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं, इसलिए तो इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं। तभी मैंने कहा कि ये दो मुद्दे हैं, एक वो है जो किसानों की मांग है जिसके साथ हम सारे लोग हैं, और दूसरा मुद्दा वो है जो राजनीति इसके साथ करने वाले लोग हैं, जिनके कि हम खिलाफ हैं, जिनका कि हम विरोध करते हैं, क्योंकि हमको पूरा विश्वास है कि उनकी इस प्रकार की चालों से इस देश को नुकसान भी होगा। अनुराग भदौरिया, सीटों का बंटवारा हो नहीं पा रहा, परिस्थितियां खराब हो रही हैं, लोग गठबंधन और पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं, और हमारी सरकार बनेगी तो हम ये कर देंगे। देखिए, एक चीज मान के चलिए कि अब मैं किसानों के ऊपर मैं बोलूंगा, लेकिन पहले 20 सेकंड मुझे दे दीजिए। इस देश के अंदर में किसान ही क्यों, किसान अपने अधिकार के लिए रोड पे है, महिला अपने अधिकार के लिए रोड पे है, युवा अपना अधिकार मांगने के लिए रोड पे है, शिक्षक भर्ती में घोटाला हो रहा है, शिक्षक अपने रोड पे है, सैनिक अग्निवीर अपने अधिकार के लिए रोड पे हैं, यहां पे ईवीएम के लिए लोग रोड पे बैठे हुए हैं, वकील रोड पे हैं, खिलाड़ी रोड पे हैं, और तो और नेता लोकतंत्र बचाने के लिए रोड पे हैं। तो आप बताइए, समाज का हर वर्ग तो अपना अधिकार मांगने के लिए रोड पे आंदोलन कर रहा है, तो इसी तरह किसान भी अपना अधिकार मांगने के लिए रोड पे आंदोलन कर रहा है। तो किसान आपसे मांग क्या रहा है? किसान यही तो कह रहा है, एमएसपी की गारंटी दे दो भाई। मैं देश के लिए अन्नदाता हूं, अन्न उगाता हूं, चाहे सर्दी हो, बारिश हो या तपती धूप हो, हम देश के लिए अन्न पैदा करते हैं। कम से कम हम तो सुरक्षित रहे, मेरे बच्चे सुरक्षित रहे। ये बताइए, जिस डिमांड का आप साथ दे रहे हैं उसमें आप उनके रास्ते में क्या बिछाते हो? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आपने बोला था 20 सेकंड, आपने 1.25 मिनट बोला। अनुराग जी, अब सवाल का जवाब दीजिएगा। जो आप डिमांड का साथ दे रहे हैं, उस डिमांड को पूरा करने में कितने पैसे लगेंगे भारत सरकार के? आइडिया दीजिए। अच्छा ये बताइए, धन्ना सेठों का लाखों रुपए, आइडिया दीजिए ना। लाखों करोड़ रुपए बट्टा खाते में डाला जा सकता धन्ना है, सेठ के लेकिन कितने किसान का अगर 10-20 हजार किसान अगर मांग रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है, तो उसके लिए आप बहुत चिंतित हो गए भाई। मैंने आपसे पूछा कि जो डिमांड हो रही है उसके लिए कितना अमाउंट चाहिए, बताइए। आप तो कह रहे हैं कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम इस डिमांड को पूरा कर देंगे, यानी आपको पता है कि आपने सरकार में नहीं आना जाना है। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि सुनिए मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि सुन लीजिए ना, हर मिनट में 3 किसान अपनी खेती छोड़ रहा है, हर रोज समझ लो। यहाँ पे 10 साल में 56,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। संबंधित बोलना चाह रही हैं, सुन लीजिए। जी, सुब्राष्ट्रा बोलना चाह रही है। काम करने वाले लोग आत्महत्या कर चुके हैं 10 साल में। तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती किसान को खुशहाल बनाने की। जब किसान अपनी मांग मांगता है तो उसमें बजट देखने लगते हैं आप। और धन्ना सेठों का अगर लाखों रुपए का अगर बट्टा खाते में डालना है तो कोई दिक्कत नहीं। किसान अगर अपनी मांग मांग रहा है तो उसके लिए हिसाब किताब होने लगा। ये बड़ी खबर देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, पेट्रोल पंजाब में 50% कम पहुंचा है और डीजल और गैस की भी कम पहुंची है। आंदोलन के चलते ये किल्लत हो गई है पंजाब के अंदर। ये देखिए हो क्या रहा है, सिर्फ 50% डीजल ही उपलब्ध हो पाया है और 20% गैस कम पहुंची है पंजाब के अंदर। किल्लत हो गई है क्योंकि बॉर्डर जाम कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर है। सुब्राष्ट्रा, आपका रुख क्या है? क्योंकि हर चीज का कॉस्ट एस्टिमेशन तो होना ही चाहिए। श्रीलंका तो बनाना नहीं है अपने मुल्क को। हमने श्रीलंका को देखा है, श्रीलंका में क्या हालात हुए थे। और अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो सब कुछ हो जाएगा। राहुल जी भी यही बात कह रहे हैं। जी, तो जहां इनकी सरकारें हैं वहां का क्या हाल है, जरा एक बार हम जायजा ले ही लें। जब कर्नाटक में इनकी सरकार है, चलिए आज तेलंगाना में इनकी सरकार है जी, लेकिन जब इनकी सरकार कर्नाटक में है तो फिर ये क्यों सेंटर के सामने हाथ फैलाए रहते हैं? हमेशा क्यों रहते हैं? कोई एक स्टेट तो होना चाहिए ना जहां उनका अच्छा मॉडल रहा हो, जिसके बेसिस पर हम कह सकें कि हाँ सही बात है, इनकी सरकार रहेगी तो किसानों का इतना भला होगा। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं, आप श्रीलंका से कंपेयर कर रहे हैं, आप वैश्विक परिवेश में इसको देखना चाहते हैं आमिर जी, लेकिन आप ये समझिए कि इन लोगों के लिए जहां प्रोटेस्ट ही अपने आप में एक इकोनॉमी हो गई हो,
जहां प्रोटेस्ट ही अपने आप में एक आय का स्रोत हो गया हो, वहां आप किन लोगों से बात करेंगे? मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रही हूं। बिल्कुल आपका वाजिब पॉइंट है। कौन किसान है? मैं जवाब ले लेता हूं। ये कौन किसान है? मैं तो प्रोफाइल जानना चाहती हूं इन किसानों का। मैं दे दूं? इसमें से आप बताइए ना सीमांत किसान कितने हैं? मैं जवाब दे दूं। इसमें आप बताइए ना कि बिहार के किसान कितने हैं? मैं तेलंगाना के किसानों के बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या वो तेलंगाना के किसान किसानों को है? भी बांट दिया जाएगा क्या? आप किसानों को ही बांटोगे कि तेलंगाना के किसान है, उत्तर प्रदेश के किसान है, पंजाब के किसान है, हरियाणा के किसान है, ये मध्य प्रदेश के किसान है? मैंने किसानों में भी देश को बांटोगे क्या? किसान किसान होता है, चाहे कहीं का भी हो। किसान देश के लिए अन्न पैदा करता है। आप प्लीज मत बांटिए, मत बांटिए किसानों को, मत बांटिए। हर वर्ग को बांटने की कोशिश करेंगे, ये तो ठीक बात नहीं है। समाज को डिवाइड एंड रूल, यही भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी रही है। आप कहना कौन कहां मेरा निवेदन है एक हिंदुस्तानी है, दिल्ली का एक करके ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। सुब्रास्ट्रा शांत है। अनुराग एक एक करके अब अपनी बात 30 सेकंड को रखिए, लेकिन उसके बाद शांत होइएगा, फिर सुब्रास्ट्रा बोलेंगी। 30 सेकंड अनुराग भदौरिया। नहीं, मैं एक बात बनना चाहता हूं, किसान को भी क्या हम बांट देंगे? ये कर्नाटक का किसान है, पंजाब का किसान है, बिहार का किसान है, उत्तर प्रदेश का किसान है, आंध्र प्रदेश का किसान है। हम किसानों को बांटेंगे? किसान हिंदुस्तानी होता है, कर्नाटक का तो भी हिंदुस्तानी है, उत्तर प्रदेश का तो भी हिंदुस्तानी है, बिहार का तो भी, पंजाब का तो भी, हरियाणा का तो भी हिंदुस्तानी किसान है। प्लीज मत बांटिए अलग-अलग किसानों को इस तरह से। हम कभी किसानों के आधार पर अलग-अलग ही होता है। कभी पंजाब का किसान गेहूं और धान बोता है और कर्नाटक का किसान कुछ और बोलता है। किसान अलग अलग ही होता है। केरल का किसान नारियल की खेती करता है। कम से कम ओके, जवाब ले लेते हैं। ओके, नारियल की पेड़ उगाता है। ओके, जवाब 10 सेकंड और, ज्यादा नहीं, 10 सेकंड। ये प्रॉब्लम है। अच्छा 10 सेकंड और ले लीजिए, बीच में मत बोलिएगा। 10 सेकंड और, सुब्रास्ट्रा 10 सेकंड बोलने, नहीं तो ये बीच में बोलते रहेंगे। बोलिए अनुराग जी, 10 सेकंड और ले लीजिए। 10 सेकंड। मैंने कहा इधर तो एक तरफ तो सरकार आदरणीय चौधरी साहब को, चरण सिंह चौधरी साहब को भारत रत्न देती है, और दूसरी तरफ किसानों के ऊपर में आंसू गैस छोड़ रही है, उनके रास्ते में कील कांटे बिछा रही है। दूसरी तरफ से गोली चल रही थी। चरण सिंह किसानों के लिए जीते थे, मरते थे, उनकी आत्मा थी। आज उनको कितनी तकलीफ हो रही है। पत्थर चल रहा है दूसरी तरफ से। चौधरी चरण सिंह ने कभी किसानों के, चौधरी चरण सिंह के साथ जो किसान आते थे, उन्होंने कभी ऐसा किया था क्या? कैसे कंपेयर कर सकते हैं आप चौधरी चरण सिंह के साथ? अरे कुछ किसानों को पॉइंट ये भी है। ओके सुब्रास्ट्रा, ये अनफेयर है। यू मेड योर पॉइंट। सुब्रास्ट्रा हैज ऑल द राइट टू मेक हर पॉइंट। आपने अपनी वक्तव्य को ऑडियो ऑन करिए इनका। सुब्रास्ट्रा। आमिश जी, मैं क्या, देश का हर नागरिक और हर युवा, एक सचेत युवा पक चुका है इनकी इस लॉजिक से, पक चुका है इनकी इस बकवास से कि आप किसानों को बांटेंगे क्या? अरे कैसे, यहां पे बांटने की बात कहां हो रही है? सेग्रीगेशन नहीं करेगा इंसान क्या? आप सीमांत किसानों की मैं बात कर रही हूं तो इनको बहुत मिर्च क्यों लग रही है? कुछ धन्ना सेठ आकर के सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको क्यों मैं पूछ रही हूं प्रोफाइलिंग, तो इनको दिक्कत क्यों हो रही है? मैं क्यों ना बात करूं तेलंगाना के किसानों की? मैं क्यों ना पूछूं कि तेलंगाना के कितने किसान हैं वहां पे? क्यों ना मैं पूछूं कि तमिलनाडु के कितने किसान वहां पहुंचे? आपके पास एक्सेस जरूर बहुत जल्दी से, आप पंजाब और हरियाणा से मर्सिडीज में बैठ करके आप आ सकते हैं, बॉर्डर जाम कर सकते हैं, तो मैं पूछूंगी नहीं? क्यों नहीं पूछूंगी मैं? राहुल गांधी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने किसान आए हुए हैं? भाई अगर किसान आंदोलन है तो ये किसान आंदोलन केवल पंजाब के किसानों का तो आंदोलन नहीं हो सकता ना भाई। पूरे देश के किसान उद्वेलित होंगे तब ना आप सड़क जाम करेंगे। और अगर चंद गुंडे सड़क जाम कर रहे हैं तो मेरा तो हक बनता है पूछने का। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको दिक्कत होगी। कल मेरे यहाँ बुजुर्ग माँ बाप होंगे, अगर उनको पहुंचना होगा अस्पताल, उनको दिक्कत होगी, होगा अधिकार। अरे भैया, मैंने बोला था, मैंने पहले ही कहा था कि ये आदमी बीच में बदतमीजी करेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे बोलने का चांस है, मैं पहले बोलूंगी फिर अनुराग भदौरिया बोलेंगे। ये तरीका नहीं होता है आमिश जी कि जब नेता बोले तो मैं चुप रहूं। अब ये इन लोगों की तो हमेशा की आदत है, जब पूछा जा रहा है उसका जवाब पिन पॉइंटेड क्यों नहीं है? पूछिए कितने सीमांत किसान हैं? बिहार के कई मजदूर इनके यहाँ खेतों में खटते हैं। पंजाब में कितने किसान हैं बिहार के जो प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं? पूछिए ना आप इनसे। क्यों शर्म आती है इन सवालों का जवाब देने में? क्योंकि जवाब नहीं है। क्योंकि अगर खालिस्तान कह दूंगी तो मिर्च लग जाएगी बहुत तेज। अभी मैं कहूंगी कि यहां पे फॉरेन एजेंडा है, मैं कहूंगी, दमखम के साथ कहूंगी कि उस फॉरेन एजेंडा ने मोदी सरकार को भी झुकने पर मजबूर किया। और यह सरकार की बहुत बड़ी भूल थी कि तब जो किसान आंदोलन के नाम पर नौटंकी हुई थी, उस नौटंकी को तूल दी गई। आज भी मौका है
इनको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की तरह डील किया जाना चाहिए। अगर ये किसान आंदोलन है तो आप मंगवाइए किसानों के से प्रपत्र, आप मंगवाइए कि उनकी वाजिब मांगे क्या है। पैसा माफ करना वाजिब मांग नहीं हो सकती। वाजिब मांग यह हो सकती है कि महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में यह समस्या है, उस समस्या का समाधान यह है। यह नहीं हो सकता कि आप कर्जा माफ कर दीजिए। और अगर कर्जा माफी अगर सोल्यूशन है तो आप बताइए कि जहां जहां इनकी सरकारें रही, इन्होंने कितना कर्जा माफ अपने दमखम पर किया और कितनी बार कटोरा लेकर ठीक है, मैं आम आदमी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी, राजेश गुप्ता है विधायक आम आदमी पार्टी के, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी सपोर्ट कर रही है इस आंदोलन को। ठीक है शिवराज का, यू मेड आमिष जी 10 सेकंड, आमिष जी ओके, शार्प 10 सेकंड, देन राजेश गुप्ता। मैं इसके बाद पूरे प्रोग्राम में नहीं बोलूंगी। जी जी, ऐसा नहीं, हम चाहते हैं कि आप पूरे प्रोग्राम में ना बोलें। पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं जी, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हूं, किसानों के नाम पे राजनीति करना और किसानों के मुद्दों पर राजनीति करना दो अलग अलग बातें होती हैं, और देश का सचेत युवा इस बात से वाकिफ है। अब ये लोग अपनी राजनीति कर सकते हैं, बयानबाजी कर सकते हैं, खुला मंच है इनके। ओके ओके, राजेश गुप्ता है मेरे साथ, एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के। राजेश जी, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फिस्कल प्रूडेंस नाम की चीज होती है कि एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि जब 13 में से 10 मांगे मांगनी जा रही हैं, उसके बावजूद किसान नहीं आ रहे, और एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि हम तो किसानों के साथ बैठक भी कर रहे हैं और हमारा अलायंस अगर सरकार में आएगा तो ये डिमांड्स हम पूरी भी कर लेंगे, क्या आपको ये पॉलिटिकल एक्टिवेटेड नहीं लग रहा? और जनता भी यही समझेगी, कॉमन जनता को भी तो नुकसान हो रहा है। अमीश भाई, मैं बड़े आराम से आपकी डिबेट को सुन रहा था और हमेशा सुनता हूं, और अब जब मैं अपने पॉइंट्स रखना चाहूँगा, लेकिन मैं जो अभी बातें सुन रहा था ना, मुझे बड़ी तकलीफ दे रही थी। इस देश को और पूरी दुनिया को जो अन्न उगा के देता है उसकी हम सब पूजा करते हैं। भारत के अंदर 70% इकोनॉमी पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसान जो लोग हैं वो डिपेंड करते हैं, पूरी इकोनॉमी उनके ऊपर डिपेंड करती है। उनका इस तरीके से मजाक उड़ाना और ये पूछना कि वो पंजाब और हरियाणा से क्यों आ रहे हैं। अमीश भाई, एक मिनट अमीश भाई, मैं अपनी पूरी बात रख लूँ, आपने उनको पूरी रखनी थी, मुझे रखनी थी। देखिए, बिहार में भी किसान परेशान है, महाराष्ट्र में भी परेशान है, तेलंगाना में भी परेशान है। दुनिया भर के सुसाइड होते हैं, आप रिपोर्ट्स को उठा के देखिए कि हर साल दुनिया भर के लोग, किसान बेचारे गरीब, उसके अंदर आत्महत्या करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण लोन को रीपे ना करना ही है। लेकिन ये लोग ये बात नहीं करना चाहते। हो सकता है वो दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हो, या हमारे कैमरे, आपके कैमरे शायद वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां पर वो किसान आत्महत्या कर रहा है। उसके ऊपर कोई पिक्चर बनती है जवान जैसी और बहुत बड़ी हिट हो जाती है ना। ये तो डिजाइनर आंदोलन है। ये लोग जो यहाँ पर बैठे हुए आंदोलन है। देखिए, आप चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप बीच में ना बोलिए, आप चुप रहिए। आप जिस तरीके से इन्होंने मजाक उड़ाया, अभी इन्होंने कहा कि कितने लोग हैं, मर्सिडीज, वो फोर्स गुटका गाड़ी है जिसको उसने अच्छी तरीके से बनाया हुआ मर्सिडीज का, आप जाके देख लीजिए, खुद ट्विटर के ऊपर उसके ऊपर चल रहा है। दूसरी बात, देश की जब आजादी का आंदोलन हुआ था तो गांधी जी जो बैरिस्टर थे, पंडित नेहरू तो बैरिस्टर थे, सारे के सारे पढ़े लिखे लोग थे। अब आप कहेंगे कि दलितों का आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों करा, वो तो वकील थे, तो कोई आम गरीब दलित क्यों नहीं कर रहा था? अरे वाह, आप कैसी बातें करने लगे। आपका कहने का मतलब है कि जो जमीन के नीचे आदमी की हिम्मत ही नहीं है बेचारे की कि वो गांव से बस लेके दूसरे गांव तक चला जाए, आप इतनी बात बोलते हैं। आप यहाँ पर डिजाइनर आंदोलन बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपने मजाक बना के रख दिया किसानों का, आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी थाली है ना, जो थाली खाती हो ना, थाली में रोटी सब्जी किसान हुआ के देता है, घर में बैठ के कहते हो, गुप्ता जी ऐसी कमरे में बैठ के इतनी दबाव चलानी आती है आपको? जाके देखो किसान की जिंदगी क्या है, दिन भर मेहनत करता है, खून पसीने से गेहूं को उगाता है, आप बता बनाते हो उसका। आपको जितना मेरा मजाक उड़ाना है, आप जितना मेरे ऊपर कटाक्ष करना चाहते हैं, आप करिए। कील लगा दी तुमने, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, बोल रही हूँ, गोलियां चलाते हो। ऐसी कमरे में बैठ के बात कर रहे हैं, मेरे बच्चे परेशान हुए, उनके भी बच्चे परेशान हुए थे जिन्होंने देश के राजेश गुप्ता आप जवाब आपने उन पे बहुत अटैक किया। लेटर आंसर राजेश जी, यू मेड योर पॉइंट। राजेश जी, मैं हम्बल सबमिशन, बोलने नहीं करिए, क्या तमीज है बीच में बात करने की? मैं उन सभी नेताओं के बीच में बोलूंगी जो 5 साल जिनको मैंडेट दिया जाता है काम करने के लिए, और वो टेलीविजन पर आके बतौलेबाजी करने के अलावा कुछ नहीं करते।
वो आम जनता के सामने तू तड़ाक के राजेश जी इत्मीनान से उन बदतमीज नेताओं के बीच में मैं जरूर बोलूंगी। उन बदतमीज नेताओं की जबान पे लगाम लगाऊंगी। आपको दिक्कत है, मैं आपको मैं घर में बैठी। अच्छा, हम मिशन इत्मीनान से बात करिए। एक टीवी चैनल का प्रोग्राम है, देश का नंबर 1 कार्यक्रम है। इत्मीनान से राजेश गुप्ता। ओके, ऑल ऑडियोज डाउन। सुभराष्ट्र का भी ऑडियो डाउन, राजेश गुप्ता का भी ऑडियो डाउन। राजेश गुप्ता, मेरा निवेदन है इत्मीनान से। सुभराष्ट्र इत्मीनान से। राजेश जी मेरी रिक्वेस्ट को माने आप भी अब जवाब सुने। आपने लगातार बोला, आपने निर्विरोध बोला, आपने बोला कि मुझे निर्विरोध बोलने का मौका चाहिए। आपने 4 मिनट बोला एंड आई गॉट यू। मैंने आपको पूरा चांस दिया, अब जवाब भी। ओके, राजेश कुछ बोल रहे हैं, उनका ऑडियो ओपन करिए। राजेश, नेता बोलती है, नेता बन के दिखाए। मेरा चैलेंज है इनको चुनाव लड़के। ठीक है, आपका चैलेंज है। करती है बार-बार बीच में। अच्छा ठीक है, शी इज अ वेल नोन कॉलमिस्ट, वेल नोन राइटर, शी मेक्स हर पॉइंट। किसानों का मजाक उड़ा रही है। अच्छा ठीक, किसानों का नहीं, उन्होंने मुझे लगता है कि कुछ उन्होंने मेरे साथ खेत में। अच्छा राजेश गुप्ता, आप उनको क्लैरिफिकेशन का एक मौका तो देंगे। आपने एक बात को रखा, आप उनको जवाब देने का मौका तो देंगे। आप विधायक हैं और आप बड़े गंभीर आदमी हैं। आप बड़े गंभीर आदमी हैं, मेरा निवेदन है। देखिए क्या हालात हैं इनके। ठीक है सुभराष्ट्र, अब आप जवाब। ये इतने गंभीर नेता हैं, इतने गंभीर नेता हैं, इनकी अलाउ हर टू मेक हर पॉइंट। सुभराष्ट्र जी आप। ये तो आज देश ने देखा। जी ये इतने संजीदा नेता हैं, इतने गंभीर नेता हैं, इनकी सारी गंभीरता आज पूरे देश ने देखी। जिस तरीके से इन्होंने तू तड़ाक की भाषा करते हुए मुझे कहा, चुनौती देता हूं कि तू आ जा मैदान में चुनाव लड़ने। मैं क्यों लड़ूं? इन्हीं पिछले नेताओं के सामने तो मैं नहीं लड़ सकती। डिबेट छोड़ दूंगा, मुझे राजनीति करनी ही नहीं है। बदतमीजी करती है। दूसरी चीज आप छोड़ दो, आप राजनीति छोड़ दो, आप राजनीति छोड़ दो मेरी बला से। मेरे वोट से बने हो विधायक, मेरे वोट से विधायक बने हो, मुझे धमका रहे हो कैमरे पर। नहीं धमका कोई किसी को नहीं रहा, सब अपनी बात कर रहे हो तुम। औकात में रहो, हैसियत में रहो। आपको भी किसी ने धमकाया नहीं है, अपनी बात को रखी। मेरे वोट से बने हो नेता, समझिए? मेरे वोट से नेता बने हो। किसानों के ऊपर आपको नहीं बैठना, चले जाइए मेरी बला से, मेरी बला से। आपका टीवी चैनल है, आपका टीवी चैनल है। कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाओ, किसानों पे हंसने की। तो तुम ही बोल रहे हो कि नहीं बैठोगे, मैं थोड़ी कह रही हूँ कि तू मत बैठ। बदतमीजी की मैंने तो नहीं कहा कि मैं बैठूंगी नहीं बैठूंगी। तुझे दिक्कत है तुझा, और मैं तो बोलूंगी, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगी। आमिर जी आप इनका फीडर क्यों नहीं डाउन कर रहे हैं? आप इनका फीडर क्यों नहीं डाउन कर रहे हैं? इनके समय मेरा फीडर तो आपने डाउन कर दिया। नहीं, देखिए मैंने आपका फीडर भी नहीं डाउन किया था, मैंने आपको गुजारिश करी थी और आप शांत बैठे। ओके राजेश गुप्ता ये तो प्रायोजित है ना, फिर ये तो आप अपनी पार्टी का प्रायोजित। राजेश गुप्ता शी इज आल्सो रिप्यूटेड, शी आल्सो कम्स ऑन लॉट ऑफ चैनल्स। वो भी बहुत सारे चैनल्स पे आती है अपने वक्तव्यों को रखने के लिए, और आप भी हमारे सम्मानित मेहमान हैं, आप दोनों का मैं सम्मान करता हूं। किसान मोर्चा ने एक ऐलान किया है, मैं ब्रेकिंग स्टोरी की तरफ जा सकता हूं, और संयुक्त किसान मोर्चा ने का ऐलान है कि 16 फरवरी को यानी इस शुक्रवार को एक बड़ा आंदोलन करने का प्लान है, और यह ऐलान कर दिया है पूरे देश में करेंगे चक्का जाम, विरोध प्रदर्शन करेंगे, यह कहा है संयुक्त किसान मोर्चा ने। राहुल गांधी का भी एक बड़ा दावा है जो मैं आपको लगातार बता रहा हूं, हमारी सरकार आने पर लागू करेंगे एमएसपी पर लीगल गारंटी, यह कहा है हम देंगे कानूनी गारंटी, लीगल गारंटी। मैं सीधा रुख कर सकता हूं, मेरे साथ कई मेहमान हैं, मेरे साथ सुभराष्ट्र हैं, मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव है, राजेश गुप्ता है। बृजमोहन जी, राहुल गांधी ऐलान कर रहे हैं, मैं सुभराष्ट्र आऊंगा आपके पास, राहुल गांधी ऐलान कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी पे कानूनी गारंटी देंगे। 30 सेकंड बृजमोहन जी। अमित जी सबसे पहले तो बहन सुभराष्ट्र के खिलाफ जिस प्रकार से जिन हल्के शब्दों का उपयोग किया है, मैं उसकी भरपूर निंदा करता हूं, क्योंकि किसी भी महिला पैनलिस्ट के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। जहां तक बात आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो कहा है, सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि क्या वो चुन के आ भी पा रहे हैं कि नहीं? क्या आज तक उन्होंने बैठकर अपने उम्मीदवार भी तय किए हैं? आप बताइए, अब से 2 महीने बाद तो चुनाव होना है, वो तो अपनी यात्रा पे है, तो INDI पूरी तौर से बिखर गया है। उनके जो करीबी लोग हैं जिनके साथ वो राजनीति कर रहे थे, वो एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या कारण है? तो ऐसी मैं सोचता हूँ इस प्रकार की कल्पना करना कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे, ये निश्चित रूप से एक खोखला वायदा है,
और देश के किसानों को इस बात पे गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आज देश की ज़रूरत क्या है। आप देखिए कि हमारी सरकार ने इरिगेशन का क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बजट में 20% की ज़्यादा वृद्धि की है, 1 लाख करोड़ का प्रोविजन किया है, जो आज तक कभी नहीं था। तो किसके लिए है ये? अगर मेरे खेत में पानी पहुंचेगा तभी तो मैं खेती करूंगा। अगर जी, जवाब ले लेते हैं। तो सरकार उस मूलभूत केंद्र सरकार उस मूलभूत समस्याओं का समाधान ढूंढ रही है जो हमारे देश के लिए जरूरी है। मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा, मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा, लेकिन पहले अनुराग भदौरिया मुश्किल हालात में डालने का काम कर रहे हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव, अनुराग भदौरिया, अब राहुल गांधी बात कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा कर देंगे। बृजमोहन श्रीवास्तव ने बोला भाई अभी अपना चुनाव तो जीतने हैं और उसके बाद आगे की बात करें। अभी एक एग्जांपल ये भी है कि छठी में एक बच्चा फेल हो रहा है और वो कह रहा है मैं 12वीं में 100 लेके आऊंगा। देखिए अमीर जी, एक बात की मुझे बहुत तकलीफ हुई। देश का किसान, बहुत कम किसान है, मुझे तो नहीं लगता किसानों के पास मर्सिडीज होती है। अगर मर्सिडीज किसान ने ले ली है तो देश के कुछ लोगों को इतनी तकलीफ हो गई कि किसान मर्सिडीज में कैसे चल रहा है, किसान अच्छे कपड़े कैसे पहन रहा है, किसान के बच्चे अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ रहे हैं। किसान को तो फटे हाल में रहना है, किसान को तो वहीं पे पड़े रहना है। किसान खेती के अंदर में कमाल है, किसान को गरीब बनाए रखना चाहता है। अगर किसान मर्सिडीज ले भी रहा है तो आपको तो खुशी होनी चाहिए, किसान के पास मर्सिडीज है, किसान मर्सिडीज में चल सकता है, किसान के बच्चे भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ सकते हैं। ये तकलीफ क्यों भाई? क्यों किसान को आप गरीब बना के रखना चाहते हैं? ये देश का अन्नदाता हमेशा गरीब बनाने की आदत है। इस मानसिकता से मुझे दिक्कत है, इस मानसिकता से मुझे तकलीफ है कि आप किसान को हमेशा फटे हाल में देखना चाहते हो। ये मानसिकता है। मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए, अब मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। बृजमोहन श्रीवास्तव ने एक बात बोली कि गठबंधन हो नहीं रहा, सरकार आएगी कैसे? अभी महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण छोड़ के चले गए हैं। देखिए अनुराग बाबू, देखिए जनता का गठबंधन है। नहीं अमीश बाबू, जनता गठबंधन है, जनता का जनता वोट देगी, तब इनको एहसास होगा कि इनके नीचे जमीन है ही नहीं। ये नेता पकड़ते रहे और जनता ने तो विपक्ष को चुन लिया। नेता को तो ये चुन ले रही है सरकार, नेता तो ले आ रही है तोड़ तोड़ के, लेकिन जनता को ला पाएगी क्या? जनता को तो नहीं ला पाओगे ना। अब जनता आपके साथ नहीं है, और नहीं है तो जनता के बीच में जाके देख लो। जनता अगर आपके काम पे होती है तो आप काम पे वोट मांग रहे होते। गठबंधन हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर, आपको पता है कांग्रेस से गठबंधन हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए आप चिंता मत कीजिए, इंडिया गठबंधन मजबूत है। हाँ, काफी मजबूत इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा, काफी मजबूत है, काफी मजबूती दिख रही है। और जिस तरह का चुनाव आज अरविंद केजरीवाल, आज आम आदमी पार्टी ने बोल दिया कि हमने 7 में से 6 कैंडिडेट तो दिल्ली में हम अनाउंस कर रहे हैं, एक कांग्रेस हो तो बता देगी, नहीं तो 7वां भी अनाउंस कर देंगे। काफी मजबूत है, काफी मजबूत है। आरएलडी ने छोड़ दिया, काफी मजबूत है। बृजमोहन श्रीवास्तव 30 सेकंड जवाब, एक सेकंड बृजमोहन श्रीवास्तव, क्योंकि एनडीए के घटक दल है, जवाब सुनवाना पड़ेगा मुझे। मैं मौका दूंगा, मैं राजेश जी आपको मौका दूंगा। बृजमोहन श्रीवास्तव, बृजमोहन जी। अमीश जी, इस मुल्क में आप किसी से पूछ लीजिए, दीवार पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2024 में एनडीए की सरकार बन रही है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनके पास एक देश का पूरा एक विस्तृत चित्र है, उनके पास एक पूरी विकास की योजना है। और साथ ही साथ आम आदमी को यह विश्वास है कि अगर मोदी जी ने कोई बात की है तो उसको पूरा करेंगे। ये जो गारंटी है मोदी की गारंटी इस समय, ये एक आम चर्चा का बिंदु है। इसी बात से विपक्ष के लोग इस देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। ये बड़ा आरोप है कि विपक्ष के लोग देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। राजेश गुप्ता, आपके 40 सेकंड है। राजेश गुप्ता अपनी टर्न पे बोलिएगा, देन सुब्राष्ट्र, आई विल कम टू यू। राजेश गुप्ता, बृजमोहन अग्रवाल ने आपके लिए भी बोला था। भाई मेरी बात सुनिए, मैं आपके टीवी पे लगभग रोज डिबेट करता हूं और बहुत शालीनता से करता हूं, और अगर आप इस क्लिप को देखेंगे, आपने ट्वीट भी करी है, मैं बड़ी शांति से बोल रहा था। वो बहन जी बार बार बीच में बोल रही थी और वो हंस रही थी, जो मुझे बुरा लगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2 ये कि जितने भी दूसरे प्रवक्ता होते हैं बड़े आराम से उनसे बात करते हैं, आप अपनी बात रखिए, अब हंस क्यों रहे हैं, मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, जो मुझे बुरा लगा। दूसरी बात यह क्यों मैं मजाक उड़ा रही हूं, फिर बीच में बोल, मेरा मौलिक अधिकार है, संविधान। अब देखिए, ओके सुब्राष्ट्र, मैं आपको चांस दे रहा हूं, 30 सेकंड में चांस दे रहा हूं। सीरियस टॉपिक के ऊपर अब ये बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा तो ठीक नहीं है ना। बीच में बोलिए, ये बोलने ही नहीं देती है। आपने बोला, फिर कह रहा हूं आपने 3.5 मिनट बोला था। राजेश जी अपनी बात रखने दीजिए ना। जी बोलिए। नहीं, मेरा नहीं कहा, ये बीच में बोले जा रही थी। मेरा ये कहना है, सुनिए,
मेरा ये कहना है कि किसान अगर आंदोलन कर रहा है, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है? कभी हमने सुना कैसे कीले लगा के किसी को आने से आप रोक रहे हो? आप कहते हो बावाना को जेल बना दो, जो अरविंद केजरीवाल जी ने मना कर दिया कि हम नहीं बनाएंगे। अरे भाई बात सुन लो, कर लो। एक देश में लोकतंत्र में क्या तरीके हैं? अपनी बात को सुनवाने के कोई तरीके तो होंगे ना। ऐसे इस तरीका तो 1.5 साल भी हमने देखा, पहले भी सारे बॉर्डर जाम करे रखे, लॉ एंड ऑर्डर। अब देखिए किसानों की तरफ से अगर कहीं पर गोली चल रही है तो सवाल खड़े होंगे, पत्थर फेंके गए पुलिस वालों पर। अमीर जी, गोली किसान ने चलाई कि पुलिस ने चलाई, वो विषय अलग है, वो सामने आ रहा है ना हमारे। ओके अगर मुझे अपनी बात रखनी है, अगर हमें अपनी बात रखनी है, बात तो रख ही रहे हैं, वार्तालाप तो हो ही रहा था, संवाद तो हो ही रहा था, चाहे वो अग्निवीर हो। कैसे किसानों की मांगे जायज हो सकती है, आपकी बात दुरुस्त कहता हूं मैं, लेकिन तरीका होता है ना। एक संवाद में गरीब किसान मर रहा है। ठीक है राजेश जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। नाउ सुब्राष्ट्रा स्टैंड, अलाउ हर टू मेक हर पॉइंट, अलाउ हर टू मेक हर पॉइंट। सुब्राष्ट्रा 50 सेकंड्स मेक योर पॉइंट। आप ब्रेक से पहले भी कोशिश करें कि मेक योर पॉइंट। विधायकों और सांसदों को तो मौका मिलता है सदन में और सदन में अपनी बात रखने का, वहां पर भी किसानों की बात रखें ना। एक बिल लेकर के चले आए, दिल्ली विधानसभा के अंदर लेकर के चले आए, आधिकारिक रूप से अपनी बात रखें। वो न्यूज चैनल का मोहताज क्यों है? वो इसका मोहताज क्यों है कि एक बदतमीज पैनलिस्ट उनके सामने बैठी है और उसके बदतमीजी के जवाब में इनको अपनी बात रखनी है? 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसमें मैं सवाल पूछती हूं, लेकिन पर्सनल अटैक पे उतर आते हैं। मुझे तो डर लगा कि कहीं बीपी वगैरह हाई ना हो जाए इन लोगों का। मतलब मैं इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई दावा नहीं ठोक रही, आप बिल्कुल मत डरिए। पॉइंटेड सवाल पूछ रही हूं, अगर जवाब नहीं है तो हाथ जोड़कर कह दीजिए बहन जी आपके सवालों का जवाब नहीं है। इसके लिए सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि मैं आपके डिबेट में बैठता हूं, बहुत अच्छा शालीनता से बात करता हूं, आज नहीं कर पाया, आज मैं आपा खो दिया, तू तड़ाक पे उतर आया। वो तो जनता ने देखा आपकी शालीनता। सवाल इतना है आमिश जी कि अगर ये देशव्यापी किसान आंदोलन है तो यहां पे ज्योग्राफिकल सेग्रीगेशन अगर मांग रही है जनता, तो इसको देने में हर्ज नहीं होना चाहिए, उन किसानों को हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर उन किसानों के पास वो सेग्रीगेशन नहीं है तो लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मैं एमएसपी को लीगल जामा पहना दूंगा, कह सकते हैं, कुछ ये भी कह सकते हैं। पर अब तो ठीक है ना, राहुल गांधी पहले अपने स्टेट में कर लें, जहां पे चुनाव जीते हैं वहां पे पहले कर लें, अपने दमखम पे करके मॉडल दिखा दें कि भाई कर्नाटक में किया, अच्छा पॉइंट हमने किया, हमने कटोरा लेकर सेंटर के पास नहीं गए, हम नहीं गए। दूसरी चीज आमिर जी, दूसरी चीज, किसानों को लेकर के ऐसा क्यों होता है कि चुनाव के पहले एक बड़ा आंदोलन जैसा माहौल बनना शुरू होता है और वो टाइम फिस हो जाता है? आप देखिए ना, बिहार के चुनाव में दमखम के साथ मुझे चुनौती दे रहे थे ना कि आ लड़ चुनाव, मैं देती हूं चुनौती, आप बिहार चुनाव में, अभी चुनाव जब होंगे ना असेंबली इलेक्शन वाले, किसानों के मुद्दे पर तुम लोग सब चुनाव लड़के दिखाओ तो बिहार में। बहुत ज्यादा आपको लगता है ना कि किसान आंदोलन एकदम गरीब तबके का आंदोलन है, आप कीजिए। एक अंतिम बात मैं और कह दूं आमिर जी, मुझ पर तंज कसा जाता है, इनको तो लगता है किसान के पास मर्सिडीज नहीं होनी चाहिए। अरे भैया, मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूं किसान के पास मर्सिडीज हो, लेकिन जब प्रोटेस्ट हो तो सिर्फ मर्सिडीज वाले किसान क्यों उतर के आते हैं? सवाल ये पूछ रही हूं। ये मत बोलिए कि मैं, ये मेरे दिमाग में स्टीरियोटाइप है कि किसान राजेश गुप्ता जी, ओके यू मेड योर पॉइंट सुब्राष्ट्रा। कोई दिक्कत नहीं है मुझे किसानों के, मैं खुद एक बात मैं बोल दूं, मैं ब्रांडिंग बता दूं, मैं अपनी ब्रांडिंग कर सकती हूं कि मैं भी सुब्राष्ट्रा जी, यू मेड योर पॉइंट। अनुराग भदौरिया शांत, राजेश गुप्ता जारी है। जवाब दे दो। अनुराग भदौरिया शांत, अनुराग भदौरिया शांत, राजेश गुप्ता राजेश, अरे अनुराग भदौरिया शांत, राजेश गुप्ता, राजेश जी को कर्नाटक, एक सेकंड, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, गारंटियां दी कांग्रेस की सरकार ने, और वो सेंटर के पास लगातार चक्कर लगा रहे हैं, हमें पैसा दीजिए। भाई गारंटी दे सरकार, फिस्कल प्रूडेंस मैनेज करनी पड़ेगी ना कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार को, वो मैनेज करने का दमकम है नहीं। अब दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, हमें पैसा दो पैसा दो। पंजाब में गारंटियां दी आपने, अब पैसा चाहिए तो सेंटर के पास आओ, हमें वादे पूरा करने के लिए पैसा दे दीजिए। क्या आपको लगता नहीं है कि एक फिजिकल प्रूडेंस नाम की एक चिड़िया है इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसको बैलेंस करना सरकारों का काम है वेलफेयर स्कीम्स के साथ? क्या कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? अमीश भाई, मेरी बात को सुनिए, उन्होंने बिल्कुल एक अच्छी बात कही कि विधानसभा में ये बात क्यों नहीं रखते। आइए विधानसभा की प्रोसीडिंग्स में दिखाएंगे हमने क्या क्या सवाल रखे, क्या क्या किसानों के ऊपर बोला है, लेकिन उस पर किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है शायद। ठीक है, यहाँ पे बैठने के बोलना बहुत आसान है। आपने जो फिस्कल प्रूडेंस की बात करी, आप समझिए अगर हम अपना पैसा मांगते हैं तो दिल्ली को 2003 से 325 करोड़ रुपए केंद्र देता है, बढ़ा के नहीं दे रहा, जबकि जीएसटी के अंदर या इनकम टैक्स जो दिल्ली देती है वो बढ़ा के हर साल दे रही है। वही कर्नाटका में हर स्टेट का है, जो हम देते हैं बिल्कुल नहीं है कर्नाटका में ऐसा सर, होता है, केंद्र उसको नहीं बिल्कुल नहीं है कर्नाटका में ऐसा। आप किसी से भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रही है।
नहीं, क्योंकि आपने कर्नाटका को कंपेयर करा, क्योंकि मैं दिल्ली की इकोनॉमिक्स पर नहीं आ रहा, क्योंकि कर्नाटका के अंदर इस तरह के वादे हुए, उन वादों पर सरकार आई, अब वो सरकार वादे पूरे नहीं कर पा रही, वो सेंटर के पास आ रही है कि आप हमें वादे पूरे नहीं करना देना चाह रहे। ये पॉलिटिकल वादे अगर आप करेंगे तो ये सरकारों की ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो पैसे देगी उस बात के लिए और अपना भट्टा बैठाएगा। जो दिल्ली ने दिया है, दिल्ली का तो वापस दिलवा दो। हम तो प्रॉफिट में है, हमको तो फिस्कल डेफिसिट नहीं है, हम तो प्रॉफिट की सरकार है। 70,000 करोड़ का बजट दिखा रहे हैं, उसके बाद भी हमारे कामों को रोक रहे हैं। तो अगर आप फिस्कल प्रूडेंस पानी का विभाग आप खुद मैनेज करें, राजेश भाई, पानी का विभाग आप लोग खुद मैनेज कर रहे हैं, वहां के हालात क्या है? फ्री का पानी बांटा था आपने, आज हालात क्या है? क्या बैलेंस शीट है पानी की? अरे भाई, हम क्या हालात है, क्या हालात है बताइए, आप बताइए। अरे मेरे भाई, हम बिजली भी फ्री को दे रहे हैं, हम पानी भी दे रहे हैं, हम 70,000 करोड़ के प्रॉफिट में है। सरकार कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि हर एक चीज से प्रॉफिट निकाले। ठीक है, ओके ब्रिजमोहन जी, 30 सेकंड का रिबटल, 30 सेकंड का रिबटल ब्रिजमोहन जी। ये आपको क्या लग रहा है कि मैं महिलाओं को बोल रहा हूं? देखिए राजेश जी, साथ ब्रिजमोहन 10 सेकंड। जी अमित जी, जी राजेश जी, ब्रिजमोहन जी, देखिए बहुत ही स्पष्ट मामला है, बहुत ही स्पष्ट है। जिस प्रकार से किसानों की समस्याओं के लिए वर्तमान सरकार चिंतित है और जिस प्रकार से सरकार ने कृषि क्षेत्र में बजट का एक बड़ा हिस्सा दिया है, मैं सोचता हूं कि इसके पहले कभी भी किसी सरकार ने किसानों लेकिन के लिए अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं सत्य और तथ्य की। सनातन का इससे बड़ा स्वर्णिम युग क्या हो सकता है कि 1 महीने के भीतर पहले अयोध्या में रामलला की बाजे गाजे के साथ प्राण प्रतिष्ठा हुई और अब यूएई में पहले हिंदू मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उद्घाटन हो रहा है। 700 करोड़ का खर्च और 27 एकड़ में फैले इस भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण आधुनिक शैली से हुआ है और 108 फीट ऊंचे इस मंदिर का डिजाइन वैदिक वास्तुकला पर आधारित है। इसे आप कुदरत का करिश्मा कहे या ईश्वर का आशीर्वाद, क्योंकि रेत से भरे इस इलाके में मंदिर के लिए ठोस जमीन का मिल जाना किसी वरदान से कम नहीं है और वो भी सब अचानक। और मेरा यह सौभाग्य रहा कि मार्च 2022 में इस मंदिर की नींव में ईंट रखने का सौभाग्य मुझे भी ईश्वर ने दिया, वासुदेव कृष्ण ने दिया। आबू धाबी में यह मंदिर हिंदू संस्कृति, संस्कार और श्रद्धा का संगम है, साथ ही दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत और वासुदेव कुटुंबकम वाली सोच का प्रत्यक्ष प्रमाण भी। लेकिन आबू धाबी में बने मंदिर के बहाने कुछ लोग भारत को सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने की कोशिश में जुट गए हैं। कहा जा रहा है कि भारत को यूएई जैसे देशों से सेकुलरिज्म सीखना चाहिए, इसलिए आज इन एजेंडाधारियों को कुछ तथ्य बताना जरूरी है। आप भी सुनिए, जिसके बाद शायद वो अपनी सोच का सेल्फ असेसमेंट आज कर पाएंगे। भारत में 10, 20 या 50 हजार नहीं बल्कि 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं और यह ऑफिशियल आंकड़ा है। हो सकता है कि एक्चुअल नंबर इससे कहीं ज्यादा हो। इतना ही नहीं, साल 2011 में भारत में 2.25 करोड़ ईसाई आबादी थी, जिनके लिए करीब 35,000 से ज्यादा चर्च मौजूद हैं। अब जरा एक और तथ्य देख लीजिए, भारत में मुसलमानों से जुड़ी संस्थाएं वक्फ बोर्ड, उसके पास 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। यानी भारतीय सेना और भारतीय रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था है जिसके पास सबसे अधिक जमीन है, यानी अधिक जमीन की मालिक है। सेकुलरिज्म पर भारत को ज्ञान देने वाले कथित ज्ञानवीरों को यह भी याद रखना चाहिए कि रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर के लिए सनातियों ने 500 साल तक का इंतजार किया, दशकों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे। और यह सिर्फ आज की बात नहीं है, 75 साल पहले चलिए, 100 साल पहले चलिए, 200 साल पहले चले जाइए, हिंदुओं ने कब किसी के धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाया, तोड़ा? ये मैं चैलेंज करता हूं कि किसी के पास एक भी प्रमाण हो तो वो पेश कर दे। लेकिन अब मौजूदा दौर में आइए, भारत में जब G20 का आयोजन हुआ तो मोदी सरकार ने इसे भी वासुदेव कुटुंबकम का टैगलाइन से जोड़ दिया और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पूरी दुनिया में भारत की सोच का असर साफ साफ दिख रहा है। हालांकि यह असर मात्र 10 या 15% है। यह नंबर अगर 90% या 100% तक पहुंच जाए तो यकीन मानिए युद्ध और नफरत में फंसी दुनिया का कायाकल्प हो जाएगा, क्योंकि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं
बुद्ध वाला संदेश दिया है। लेकिन जब सत्य की रक्षा का मौका आया है तो इसी भारत की धरती पे वासुदेव कृष्ण आए हैं और महाभारत जैसा युद्ध भी हुआ है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आबू धाबी में बना यह विशाल हिंदू मंदिर दुनिया भर में भारत की शांति, एकता, भाईचारे की एक बड़ी मिसाल है और साथ ही भारत की कूटनीति और संस्कृति की एक बड़ी भव्य और दिव्य जीत। और यह बहुत बड़ी बात है।